चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल। द इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल, कोई भी लाइन की जो इक्वेशन है ना, किसी भी कंडीशन में जब लिखोगे तो इस तरह की मिलेगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम, हर कर्व की एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है एंड कन्वर्सली हर अलजेब्रिक इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल, तो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर होती है इन टू वेरिएबल एंड ए एंड बी साइमल्टेनियसली नॉन जीरो। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर तुम्हें अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है लीनियर इन टू वेरिएबल्स, तो वो स्ट्रेट लाइन की। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये पक्का स्ट्रेट लाइन की। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल्स। दिस इज योर जनरल इक्वेशन इन टू, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, इन टू वेरिएबल्स। अब अगर जनरल इक्वेशन दी हो, है ना, तो क्या यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या है, इसकी इंटरसेप्ट क्या है, लाइक दैट। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने करी थी, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके देखते, डिफरेंट फॉर्म्स वर्सेस जनरल फॉर्म। जैसे कि 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये सिंपली जनरल इक्वेशन है तुम्हारी 3x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना, जनरल इक्वेशन है लाइन की। अब थोड़ा मैं इसको अगर मॉडिफाई करके देखूं, लाइक y को आइसोलेट करके, ठीक है, y को मैं यहाँ से आइसोलेट करके लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा 3/4x प्लस 7/4, ये मिलेगा ना। अब देख रहे हैं ये मैंने जो फॉर्मेट बनाया, ये y इक्वल टू mx प्लस बी टाइप का है ना, y इक्वल टू mx प्लस बी टाइप का है ना। तो इसमें मैं बता सकता हूँ ना कि m क्या है, ये क्या है m, है ना, और ये क्या है b। तो 3/4 इस लाइन की स्लोप है और 7/4 इस लाइन का y इंटरसेप्ट है। तो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके ये चेक कर लिया कि इसकी स्लोप क्या है और इसका y इंटरसेप्ट, समझ गए। 3/4 स्लोप है यानी कि 0.75। तो इससे लाइन की ओरिएंटेशन इमेजिन करो, 0.75 से लाइन कैसे आएगी, फ्लैट होगी, स्टीप होगी, कैसी होगी, 0.75 फ्लैट ही होगी एक तरह से, फ्लैटिश फ्लैट होगी ना 0.75। 1 से छोटा नंबर है, राइज और रन, राइज तो कम है ना इन कंपैरिजन टू रन, है ना, समझ रहे हैं ना। 3/4 वैसे भी 1 से छोटा नंबर है ना, तो 45 डिग्री से छोटा एंगल आएगा, tan 45 डिग्री 1 होता है, ये 45 डिग्री से छोटा एंगल है 0.75। √3 तो बड़ा हो जाएगा, 1/√3, 1/√3 की वैल्यू कितनी है, तो 3/4 से बड़ी है, मतलब कंपेयर कर सकते हो ना कि कितना एंगल है ना, समझ रहे हो ना। और तो ये नंबर जो है ये तुम्हें ये बता देगा कि लाइन की ओरिएंटेशन क्या है ना। चलो ये हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब दोबारा से लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, 7 को उधर भेज दो और -7 से डिवाइड कर दो, तो -7/3 प्लस y बाय -7/-4 इक्वल टू 1। देख रहे हो मैंने क्या करा, ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है तुम्हें, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाला फॉर्मेट दिख रहा है। तो इसमें ये तुम्हारा क्या है, a x इंटरसेप्ट, और ये क्या है b y इंटरसेप्ट। तो इसके a और b पता चल गए। तो जनरल इक्वेशन से तुम स्लोप पता कर सकते हो, x इंटरसेप्ट पता कर सकते हो, y इंटरसेप्ट भी पता कर सकते हो। गॉट इट। अब तीसरी फॉर्म बनाते हैं, -3x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब देखो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, -3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू 7/5। अब ये बड़ा कौन सा फॉर्मेट बन गया, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। और ये -1 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर जो किया है, क्योंकि मुझे p पॉजिटिव रखना होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, p जो पॉजिटिव होना चाहिए, -7 रखोगे तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं मिलता। तो -1 मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया इसको पॉजिटिव रखने के, है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया था कि √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, है ना, √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, याद है। तो ये वाला जो नंबर है 5, ये 3² प्लस 4² का रूट है। ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था ना, √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो, तो कॉस और साइन मिल जाएंगे तुम्हें, है ना, समझिए ना बच्चों। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ अगर याद नहीं है तो, a अपॉन √a² प्लस b², ये तुम्हारा बन जाएगा कॉस,
और b ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तुम्हारा बन जाएगा साइन, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में बताएगा कि a और b पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स होते हैं ना, a b और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक कॉस बन गया, एक साइन बन गया, है ना। ठीक है, तो फाइनली अब इसको समराइज करते हैं कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन, तो तुम्हारी स्लोप की वैल्यू क्या हो, बताओ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में स्लोप की वैल्यू क्या हो, माइनस ए बाई बी। कैसे निकाली, y को आइसोलेट करके लिखो, y को आइसोलेट करके लिखो, समझ गए। तो अब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया कि माइनस ए बाई बी जो होता है ना स्लोप होता है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस सी बाई बी थी और x इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस सी बाई, तो गिवन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में तुम स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बता सकते हो क्या होंगे यूजिंग दीज एबीसी। और जो p हमने निकाला है p, ये कितना था, माइनस मॉड c ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। p हमने हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। ये मैंने क्या करा, c को उधर भेज दिया और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, है ना। c को उधर भेज दिया और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो फिर cos ओमेगा क्या बन गया, प्लस माइनस a ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो राइट हैंड साइड पे माइनस c है ना, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो ऐसे लिखने के, तो इसलिए जो भी साइन आएगा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा डिपेंडिंग अपॉन द केस, और ये साइन ओमेगा होगा प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। ठीक है बच्चों, अब मान लो अगर इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बताओ m की वैल्यू क्या है, कितनी आएगी, 2/3 है ना। माइनस a बाई b होती है ना, तो ये 2/3 हो गया ना। x इंटरसेप्ट कितना है, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट है माइनस c बाई a, एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट माइनस c बाई b 5/3। What is the value of p 5/√13? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 का रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ही तो करना है, तो p इक्वल टू दिस आ गया। एंड cos ऑफ ओमेगा माइनस 2/√13 एंड साइन ओमेगा प्लस 3/√13, समझ गया ना। बिकॉज इसको हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 5। RHS को तो पॉजिटिव बनाना ना, क्लियर है। तो a तुम्हारा -2 होगा और b तुम्हारा 3 होगा, समझ गए बेटा। तो ये है तुम्हारी जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ex प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और वहां से तुम स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट p और ओमेगा इजीली बता सकते हैं, क्योंकि p जो होता है वो पॉजिटिव रखना होता है ना। अगर -5 रखोगे तो फिर वो p ना बनेगा, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव बनाने के लिए फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर यस, उधर वो y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी और x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वो आया कैसे फॉर्मूला? ये वाला, ये ऊपर मैंने जो बताया था, ये वाला x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है ठीक है। उससे भी कर सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस b, y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस a, कोई भी फॉर्मूला बना लो। और यहाँ एक चीज और भी होती है वो विद्युतों में, जैसे कि y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रख दो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रख दो, ये भी कर सकते हो। याद करना तो ठीक है, नहीं याद करना तो ऐसे भी कर सकते हो, बट स्लोप तो याद रखना ही है भाई, ऐसे ये तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा if the point 0 comma beta lies on or inside the triangle formed by the lines y plus 3x plus 2 equal to 0, 3y minus 2x minus 5 equal to 0, 4y plus x minus 14 equal to 0। तीन लाइंस दी हुई हैं, इन तीन लाइन से ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें 0 कॉमा बीटा पॉइंट चाहिए, तो बीटा की रेंज क्या हो। तो पहला काम तुम्हें इन तीनों लाइंस को प्लॉट करना, जरा प्लॉट करो, देखो क्या है, तीनों लाइंस को प्लॉट कर देखो, डू इट। y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को प्लॉट करो ना, इंटरसेप्ट निकाल लो ना इसके, है ना। और पहले x को 0 डालोगे तो y -2 मिलेगा, तो ये रहा माइनस, और फिर y को 0 डालोगे x -2/3 मिलेगा, ये रहा तुम्हारा -2/3, और इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो ये लाइन y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन के इंटरसेप्ट हमने निकाले हैं, स्लोप देखें इसकी क्या है, -3 है,
फर्स्ट लाइन की स्लोप माइनस ए बाई बी है ना, और देख लो लाइन की -3 स्लोप भी इमेजिन कर पा रहे हो ना इस नंबर से। नेक्स्ट दूसरी लाइन प्लॉट करो, 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट से निकाल लो बेस्ट, x को 0 पुट करके y मिलेगा 5/3, तो 5/3 सपोज यहाँ पर है ना, और फिर y को 0 पुट करोगे तो x मिलेगा -5 -5/2 तुम्हारा समझ लो, तो ये लाइन मिलेगी तुम्हारी। ये दूसरी लाइन आ गई 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसकी स्लोप देखें क्या है, बताना क्या है इस लाइन की स्लोप, -a/b 2/3 है, नेगेटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव स्लोप है, थीटा तो वैसे ही क्यूट है इसमें, तो 2/3 है ना, थोड़ी फ्लैट सी है, 45 डिग्री से छोटा एंगल है, 1 से छोटी स्लोप है ना। तीसरी लाइन प्लॉट करते हैं, 4y प्लस एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी x 0 डाल के y कितना मिल रहा है 7/2, 7/2 मान लो यहाँ पर है ना, और y को 0 डाल के x 14 मिल रहा है, 14 यहाँ पे दूर हो गया ना, तो लाइन जब बनाओगे ये ऊपर जाके कट कर रही होगी ना, समझ रहे हैं। ओरिएंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा अगर इसको कुछ अगर ऐसे बना देगा तो नीचे जाके कट करेगा फिर वो, है ना, तो वो देखना पड़ेगा तुम्हारी ओरिएंटेशन लाइन की कैसी है। इसकी स्लोप पता है कितनी, 4y प्लस एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, इसकी स्लोप कितनी है -1। ये ट्राइंगल बनती है दोनों, समझिए ना, तीनों लाइन सही से प्लॉट करनी पड़ेगी। अब हमारा जो पॉइंट है 0, बीटा ट्राइंगल के अंदर, पहली बात तो 0, बीटा जो है ये y एक्सिस का पॉइंट है ना, और ट्राइंगल के अंदर y एक्सिस, तो ये वाला रीजन हो गया, तो इसके सेगमेंट में कहीं लाई कर रहा होगा, बता सकते हो बीटा की रेंज क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 5/3 से, और ये इक्वालिटी आएगी या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, क्योंकि लाइज ऑन और इनसाइड, अगर इनसाइड होता है फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रखते हैं ना, समझ गया था, किसी को डाउट तो नहीं। वैसे जे एडवांस का बड़ा पुराना क्वेश्चन है, बिना प्लॉट किए फिर लीनियर इनइक्वेशंस देखनी पड़ेगी इसके लिए, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट रखना है 0, बीटा, और उसकी साइन स्कीम देखनी, समझ गया था। मतलब ट्राइंगल जब तक नहीं दिखेगी तब तक कैसे करोगे ना, ट्राइंगल 3 लाइंस कैसे बना रही है वो जब तक नहीं दिखेगी तब तक कैसे करोगे, बैकग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2, vertex of an equilateral triangle is 2, 3 and opposite side is x plus y equal to 2. Find equations of other sides. तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ना, अभी देखते हैं, मैंने फिगर बना ली। वर्टेक्स इसका दे रखा है 2, 3 और ऑपोजिट साइड दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये तुम्हें साइड की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। तो ए बी और ए सी की इक्वेशन क्या होगी, क्वेश्चन ये, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। देखो साइड की इक्वेशन निकालनी है ना, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हो, पॉइंट तो दिया 2, 3, चलो ठीक है, स्लोप कैसे गिवन है, स्लोप तो पता ही नहीं, स्लोप तो गिवन ही नहीं है, मतलब पॉइंट के साथ व्हाट यू नीड स्लोप, हमारा सारा फिर एफर्ट वही होगा ना स्लोप निकाले, समझ रहे। पॉइंट तो 2, 3 है लाइन के ऊपर, है ना, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, अगर स्लोप पता चल जाए तो निकाल लेंगे ना इक्वेशन, या और क्या कर सकते हैं, चलो स्लोप ना सही और क्या कर सकते हैं, इक्वेशन चाहिए, मतलब इक्वेशन बनाने के लिए और क्या चाहिए, एक और पॉइंट चाहिए होगा, यहाँ तो फिर कोई एक और पॉइंट निकालो, समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो अब हमारा जो सारा एफर्ट है वो ये है कि यार स्लोप पता चल जाए या कोई और दूसरा पॉइंट पता चल जाए, हम इसकी इक्वेशन बना पाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोचना कैसे, समझ रहे हो मेरी बात। अब बताओ क्या करें, थोड़ा एक्सप्लोर करो जो मैंने अभी तक पढ़ा है, कोई ऐसा टूल जिससे तुम स्लोप निकाल पाओ। जैसे जो y x प्लस वाई इक्वल टू 2 है उसकी स्लोप में -1 होगी। एग्जैक्टली, एक्स जो गिवन लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके स्लोप -1 है, -1 कैसे, इसकी स्लोप बताना, फॉर्मूला भी बताया ना, -a/b। Yes, sir. तो BC की स्लोप तो पता है बट AB की नहीं ना पता,
हाँ, तो फिर चाहिए तो AB की उससे हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल नहीं है, ध्यान रखो ये मैंने फिगर बनाई है। जो x + y = 2 है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पता चल जाएगा, तो फिर वो 60 में से उस एंगल को बट माइनस। प्रॉब्लम ये है ना कि डायग्राम फिर एक लेफ्ट में बनेगी राइट में बनेगी, ज्योमेट्री में बच्चों अलजेब्रा यूज करनी चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, अभी तुम्हें जो मैंने सिखाया उसी टर्म्स में सोचो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालने से AB की स्लोप पता चलो, हमारा एफर्ट है कि AB की स्लोप पता चले। देखो मैंने जो सिखाया था अभी तक पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, नहीं वो तो स्लोप चाहिए ना, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे बट उसके लिए M चाहिए ना, M कहाँ से लेके आऊँ, दो M भी दो चाहिए ना मुझे, एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि B और C का दोनों का पॉइंट को मेथड करके बेटा पॉइंट तो आ गया बट स्लोप नहीं है ना मेरे पास M डैश, वही तो निकालनी है। इक्वल टू M। तो दो पॉइंट है नहीं ना, दूसरा पॉइंट कहाँ है, दूसरा पॉइंट होता तो फटाफट निकाल लेता बस लोग, सेकंड पॉइंट तो नहीं है। देखो एक बार देखो अपने नोट्स देखो, तुम्हें दिख जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा है। स्टार्टिंग से देखो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग से, बेसिक नहीं स्ट्रेट लाइन जो हमने शुरू करा था लास्ट क्लास। दोनों के स्लोप के बीच का एंगल एग्जैक्टली 5 वाला है ना, यस तुम्हें 5 दे रखा है, दिस इज 5, समझ रहे हो, एक की स्लोप दी हुई है एक की स्लोप निकालनी है, चेक करो 5 वाला कंसेप्ट याद आ गया। तो लेट स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन वो कुछ ले लो, उससे क्या ले लो M डैश ले लो। तो अब मैं टेंजेंट 5 वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री दो लाइंस के बीच का एंगल M डैश माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस M डैश इंटू -1, तो ये वैल्यू होती है √3 और इधर आ गई M डैश +1 अपॉन 1 माइनस M डैश का मॉड। अब प्लस माइनस करके खोल दो, M डैश +1 इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू 1 माइनस M डैश। ये प्लस माइनस साइन पता कहाँ से आ गया, मॉड की वजह से ना, मॉड ओपन कर, तो यहाँ से M डैश के द्वारा दो वैल्यूज है ना, तो M डैश एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन से खोलो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ M। सारे फॉर्मूले याद करोगे ना तभी तो पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो ये दो लाइंस के बीच का एंगल है ना, तो इसलिए यहाँ तुम्हें ये चमकना चाहिए कि भाई दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर 5 है तो tan 5 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते, समझ गए, इसमें डाउट तो नहीं। अब पॉइंट तो पहले से दे रखा है, स्लोप तुमने निकाल ली, अब इक्वेशनल लाइन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा था फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x। दो आंसर आएंगे ना, एक AB की इक्वेशन आ जाएगी और दूसरी AC की इक्वेशन, गॉट इट। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं तो हम लोग ज्योमेट्री में अलजेब्रा ज्यादा प्रेफर करें, गॉट इट। सर इसका स्लोप्स क्या आएंगे, भाई मैंने ना सिर्फ डिफरेंट मेथड से करा है। अच्छा देखिए हाँ, विकास सर, ये अ, रूट जे- नहीं आएगा आंसर, तो रूट नहीं आएगा, क्या आ रहा है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, दूसरा इसका रेसिप्रोकल, ओके √3 प्लस 1 अपॉन 2। सर मैंने ना पहले जो आपने एक इक्वेशन दी हुई है उससे पहले इंटरसेप्ट्स निकाल लिए और फिर 2 पॉइंट्स मिल गए तो फिर उससे स्लोप्स निकाल लिए। कौन से इंटरसेप्ट निकालिए, x प्लस वाई के 2 के, हाँ। नहीं वो इंटरसेप्ट तो x एक्सिस y एक्सिस पे इंटरसेक्शन है ना उसकी। हम्म। हाँ जी। मैं एक बार ना फिगर भी बना दूं ताकि क्लैरिटी हो जाए तुम्हें ना, एक बार फिगर बना दो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये है तुम्हारी लाइन, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक पॉइंट है तुम्हारे पास कौन सा 2,3 है ना, तो ये तो है तुम्हारा और ये भी 2 और हमें चाहिए 2,3 है ना, तो 2,3 यहाँ पर, तो ये तुम्हारा पॉइंट है 2,3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है तो कुछ ऐसी बन रही होगी, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही होगी, तो तुम्हें ए बी और ए सी की इक्वेशन निकालने के लिए होगा, ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को हेल्प नहीं कर रहे ना, समझ गए बच्चों। हाँ जी सर। तो यहाँ ए बी और ए सी की स्लोप निकालने के लिए और जो तुम्हें आंसर निकाल और ट्रायंगल इक्विलेटरल ये कंडीशन है, गॉट इट। वो तो तब आएगा जब परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर थोड़ी लाइंस बेटा, ये M1 और M2 जो स्लोप्स है ये परपेंडिकुलर, वो तब प्रोडक्ट -1 तब होगा ना ये परपेंडिकुलर हो, तो इससे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक वैल्यू M1 की स्लोप है मतलब AB की है और एक दूसरी इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो -1 कैसे होगा, ठीक है ना। तो अब तुम समझ गए ना, अलजेब्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ना, algebraically सॉल्व कर। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल लाइंस, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is parallel to a2x
plus b2y plus c2 equal to 0 if and only if a1 by a2 is equal to b1 by b2। ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा ना, स्टेट पेयर ऑफ लाइंस वाले चैप्टर में। तो याद है इनफिनिट सॉल्यूशन वाली कंडीशन? यस सर। इनफिनिट सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। अब ये एक्चुअल में अब तुम देखो तो सेम स्लोप को कंपेयर करके आया। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम होनी चाहिए ना। तो पहली लाइन की स्लोप क्या है? माइनस a1 बाय b1। दूसरी लाइन की स्लोप क्या है? दोनों बराबर कर दो, यही है। अब 10th में तुमने पढ़ा था इनफिनिट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है ना, इनफिनिट सॉल्यूशंस वाली कंडीशन। क्योंकि इसमें दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और सॉरी जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाले, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होगी ना, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इनफिनिट में c1 by c2 भी सेम होगा। इसमें सिर्फ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना। इसमें वो चलो अब इसको मैं अब इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकता हूँ कि ax plus by plus c equal to 0 will be parallel to ax plus by plus b equal to 0। तो अगर लाइंस दो पैरेलल होंगी ना तो तुम देखोगे कि x plus by हमेशा सेम आएगा। तो दोनों की स्लोप सेम आनी चाहिए ना, दोनों लाइंस की स्लोप सेम आनी चाहिए। तो हमेशा तुम देखोगे कि x plus by सेम होगा या प्रोपोर्शनेट हो। जैसे x minus 2y plus 4 equal to 0 and minus 3x plus 6y minus 2 equal to 0। These are parallel lines। अब ये कैसे पैरेलल लाइंस है? ये देखो दोनों प्रोपोर्शनेट है। पहले इक्वेशन को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा, है ना। तो ये पैरेलल लाइंस की पहचान है। क्लियर? दोनों लाइंस की स्लोप सेम है, पैरेलल लाइंस की पहचान। अब मान लो मुझे कोई लाइन लेनी है जो कि पैरेलल हो x minus 3y plus 8 equal to 0 की। मुझे कोई एक लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? x minus 3y plus b equal to 0 plus c equal to 0। क्योंकि अगर पैरेलल है तो x minus 3y तो सेम रखना पड़ेगा, सिर्फ कांस्टेंट ही फर्क होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें लेट करनी हो पैरेलल लाइन तो तुम ऐसे लेट कर सकते हो। सर इनकी रेशो भी तो सेम रख सकते हैं। हाँ, रेशो भी सेम रख सकते। क्लियर होगी मेरी बात? बेसिकली क्या होगा कि यहाँ तो -3 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें यही चीज मिल जाएगी। तो द थिंग इज इवेंचुअली तुम्हारे पास ये दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस की पहचान। देन आइडेंटिकल लाइंस, ये वो होता है इनफिनिट सॉल्यूशन वाला, है ना। इसमें इनफिनिट सॉल्यूशन, तो इसको कोइंसिडेंट लाइन से बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इसकी कंडीशन होती थी हाँ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by, तो इसमें इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। ये इनफिनिट सॉल्यूशंस वाली कंडीशन। जैसे 2x minus 3y plus 1 equal to 0 है और 6x minus 9y plus 3 equal to 0 है। इन दोनों को देख के बता सकते हैं लाइंस कैसी है? ये कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे? क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शनेट है ना। या तुम ऐसे बोल दो यार इसको 2 से डिवाइड कर दो ना 3 से, तो सेम टू सेम इक्वेशन आ जाएगी, आइडेंटिकल इक्वेशंस होते हैं। ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस भी दिख जाएंगी, आइडेंटिकल लाइंस भी दिख जाएंगी, ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें तो a1 a2 प्लस b1 b2 0 है। ये मैंने लगाया प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इक्वल टू माइनस। दोनों लाइंस की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है -1। परपेंडिकुलर लाइंस में एक ही कंडीशन है m1 m2 इक्वल टू -1, है ना। जैसे जो वो है अपना ये इसमें पैरेलल लाइंस का कैसे कह सकते हैं कि दोनों का ओमेगा सेम है बट p की वैल्यू अलग है और आइडेंटिकल हम एक और p दें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है बेटा। अब परपेंडिकुलर लाइंस की जो पहचान होती है देखो कैसी होगी। ax plus by plus c equal to 0 will be perpendicular to bx minus ay plus b equal। तो इसमें ax plus by होगा, इसमें bx minus ay होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x minus 2y plus 5 equal to 0 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे तो बस 3x minus 2y को इस तरह से मॉडिफाई कर दो। क्या लिखोगे? 3x ले लो ना, तो -2x ले लो और माइनस ay यानी कि 3y समथिंग कुछ भी ले लो, जैसे 11 है। तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना। दोनों की स्लोप्स निकाल के चेक कर लो, दोनों की स्लोप्स निकाल के चेक करो। पहले की स्लोप क्या आ रही है? 3/2। इसकी स्लोप क्या आ रही है? -2/3। देखो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है ना, तो these two lines are perpendicular। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x intercept equal to -3 and perpendicular to 3x plus 5y equal to 4।
ऐसी लाइन की क्वेश्चन फाइंड करो जिसका एक्स इंटरसेप्ट -3 है और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर भी है। क्वेश्चन समझ गए ना? देखो लाइन होगी जिसकी एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तुम्हें -3 और इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी चाहिए होगी, है ना? जैसे ये लाइन तुम्हारी मान लो ऐसी है 3x + 5y = 4 और x इंटरसेप्ट -3 चाहिए, जैसे ये -3 है, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड। क्वेश्चन समझ गए ना? -3 से पास होके जाने वाली लाइंस तो बहुत सारी होंगी ना, बट हमें वो लाइन चाहिए होगी जो इस पे परपेंडिकुलर हो। ये कंडीशन दे रखी है, कैसे करें? ओके, लेट जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन लेट कर लेते हैं। इसमें परपेंडिकुलर चाहिए ना, 3x + 5y है ना, तो 5x - 3y ले लो प्लस c = 0, है ना? गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन लेट कर ली। अब इसे -3, 0 से पास करा देता हूँ, तो दिस पासेस थ्रू -3, 0 जो कि x इंटरसेप्ट है, तो x की जगह -3 डाल दो, -15 ये 0, तो c की वैल्यू आ गई 15। तो हेंस आंसर इज 5x - 3y + 15 = बेटा समझ आ रहा है सबको? सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट नहीं है? डाउट नहीं होता किसी को? अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसे इसको करूँ कि जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो क्या है? इस लाइन की स्लोप कितनी दी हुई है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? -3/5। तो स्लोप ऑफ जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या होगी? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी -1। तो जो मेरी ग्रीन वाली लाइन है उसकी स्लोप आ गई 5/3 और पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3। तो मैं ये वाला इक्वेशन भी तो यूज कर सकता हूँ, y = स्लोप इनटू x + 3। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, y = m × x - a1। स्लोप मेरे को पता चल जाएगी और a तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला तुमने यूज कर लो। हो गया बेटा? तो चाहे तो लाइन की इक्वेशन लेट कर लो ऐसे और उसे -3, 0 से पास करा दो, या इसकी स्लोप निकाल लो और इंटरसेप्ट दे रखा है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो। गॉट इट? नेक्स्ट, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ये हमारा टॉपिक था लीनियर इन इक्वेशंस। मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ा लीनियर इन इक्वेशंस, है ना? अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक लाइन है ax + by + c = 0 और हमारे पास दो पॉइंट्स है जैसे p x1, y1 एंड q x2, y। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो p और q पॉइंट्स हैं ये लाइन के सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड पे हैं? इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन देखनी है ना। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि p और q लाइन के एक ही तरफ है या दूसरी तरफ, मतलब दूसरी तरफ p और q एक ही साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे है ना, ये चेक है। समझ रहे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट r लेते हैं, मतलब p q पे पॉइंट r लेते हैं और वो भी पॉइंट लाइन के ऊपर भी होगा और लाइन के ऊपर भी होगा और ये m/n में डिवाइड कर रहा होगा। ये जो r पॉइंट है m/n में डिवाइड भी कर रहा होगा। तो r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे ना सेक्शन फॉर्मूला लगा के, सेक्शन फॉर्मूला ऐसे लगाते होता है ना। और क्योंकि r पॉइंट इस लाइन पे भी है तो ये कंडीशन यूज करके तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा विच इज m/n = -ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। ये तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। और पॉइंट r निकालोगे ना, पहले पॉइंट r निकालोगे वो क्या आएगा, वो लिख लो mx2 + nx1 / n + n my2 + ny1 / n + n। तो ये r पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x और y की जगह पुट कर दो और वहां से m/n की वैल्यू ये मिल जाए। समझ गए? अब ये रिजल्ट तुम याद कर सकते हो। पैटर्न देख रहे हो इस रिजल्ट में क्या है? क्या है पैटर्न देखना। देखो ये जो x और y है इसमें तुमने x1 और y1 रखे, बस और कुछ नहीं करा। लाइन की इक्वेशन में पॉइंट रखे तुमने। पैटर्न दिख रहा है? बोलो। लाइन की इक्वेशन में सीधा x की जगह x1, y की जगह y1 और नीचे x की जगह x2, y की जगह y2। कुछ करा ही नहीं। इजी है ना याद रखना बेटा। वो तो सॉल्व करोगे ना, यहाँ से है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से m/n की वैल्यू आएगी। वो तुम्हारे लिए छोड़ दो तुम लोग, ठीक है? करने के बाद ये आएगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो x1, y1, x2, y2 सीधा रखना, लाइन की क्वेश्चन रखना, कुछ नहीं करना। इतना तो कर ही लोगे। अब इसमें नोटिस करो, अगर तुम्हारा
ये रेशियो मतलब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? रेशियो अगर पॉजिटिव होती है तो मैंने क्या बताया सेक्शन फॉर्मूला में, इंटरनल डिवीजन होती है, मतलब आर तुम्हारा एम पी और क्यू के बीच में आ रहा है, इसका मतलब पी और क्यू ऑपोजिट साइड में चलेगा, तो इसका आंसर आ गया कि पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट आर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो दिस इंप्लाइज पी एंड क्यू आर ऑन ऑपोजिट। अगर ये रेशियो m बाई n तुम्हारी पॉजिटिव आ गई, आंसर तुम्हारा प्लस में आ गया, इसका मतलब तुम इंटरनल डिवीजन देख रहे हो ना, और इंटरनल डिवीजन के केस में r अंदर हो गया, p और q ऑपोजिट साइड में चले गए लाइन के, और अगर m बाई n नेगेटिव हुआ तो फिर p और q सेम साइड पे आएंगे, r पॉइंट तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो बस हमने ये वैल्यू चेक करनी है पॉजिटिव या नेगेटिव, गॉट इट। अब m बाई n रेशियो पॉजिटिव आएगी कब, ध्यान रहिए माइनस साइन भी है, जब अंदर वाली पूरी जब ये वाले रेशियो नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तब आएगी पॉजिटिव, है ना, और ये चीज नेगेटिव कब आएगी, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला माइनस में, या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस में। तो रूल ये आ गया कि लाइन की इक्वेशन में पॉइंट डाल के ये ऑपोजिट साइन के अगर आ रहे हैं तो पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पे होंगे, तो ये रूल आ गया, ठीक है, अब ये रूल याद रखो, क्वाड्रेंट तुमने ये रूल लिख लिया बस, अब ये फाइनल रूल ये आ गया तुम्हारा, ये वाला ये वाला। अब ये फाइनल रूल हो गया, लाइन की इक्वेशन में अगर पॉइंट डाल दो, अगर वो ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं तो पॉइंट ऑपोजिट साइड पे है, सेम साइन के आ रहे हैं तो सेम साइन और ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड, सेम साइड, ये रूल फाइनल रूल। अब जैसे इसका क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट है इन व्हाट रेशियो द लाइन joining 2,3 and 4,1 divides the segment joining 1,2 and 4,3. the line of p by 1 plus c equals to line of p equation है, लाइन की क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को 0 है, तो ये line of p पॉइंट b है, तो इस लाइन इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में x1 y1 डाल दो, x2 y2 डाल दो, दोनों का साइन चेक कर लो, अगर सेम साइन है तो सेम साइड, ऑपोजिट साइन तो ऑपोजिट साइड, बस यही रूल आगे बोल। अब ये पूछ रहा है कि रेशियो फाइंड करो जिसमें लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड 4,1, एक लाइन है जो 2,3 एंड 4,1 से पास होकर जा रही है, एंड दिस डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, तो ये रेशियो फाइंड करो कि रेशियो क्या है, व्हाट इज दिस रेशियो, तो बेसिकली तुम्हें m रेशियो n फाइंड करनी है, ये रेशियो कितनी है, और ये लाइन है, लाइन लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एग्जैक्टली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और फिर तो सीधा फॉर्मूला, और लाइन की इक्वेशन निकालोगे कैसे, लाइन की इक्वेशन निकालोगे कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले देखो ना दिया गया हुआ है, तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, तो लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फर्स्ट, लाइन की इक्वेशन निकालो, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप निकालनी है तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस इंटू एक्स, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म, तो अब देखना क्या आंसर आया, ये वाला 2 उधर चला गया, 2y माइनस 6, ये माइनस 2 अंदर चला गया, माइनस 2x प्लस 4, तो 2 से डिवाइड होता है, तो x प्लस 5 माइनस 5 वाला इक्वल टू 5, तो वहाँ पे नीचे 4 minus 1 आएगा, तब 4 minus 1 होगा, इसमें तो स्लोप 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, x1 होता है ना, 1 मैंने सही तो लगाया ना, अगर एक बार ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करूँ तो माइनस 1 आ रही है, और माइनस 2/2 माइनस 1 माइनस 1 नहीं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई तुम्हारी L। अब हमें चाहिए m बाई n की वैल्यू, तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस लगा दो, और लाइन के अंदर क्या करना है, पॉइंट पुट करने हैं ना, x की जगह 1, y की जगह 2, नीचे भी x की जगह 4, y की जगह 3, कैलकुलेट करना कितना, 3 माइनस 5 माइनस 2, नीचे 7 माइनस 5 2 1 आ गया, रेशियो आ गई 1, मतलब 1:1, जो मिड पॉइंट आ गए, बट एनीवे मिड पॉइंट तो चाहिए नहीं मुझे, बस यही है कि रेशियो चाहिए तो 1:1, और पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट दोनों डिफरेंट साइड पे, वो तो मैंने जो शॉर्टकट बताया उसी से कर लो, इन दोनों का साइन अगर ऑपोजिट है तो पॉइंट ऑपोजिट साइड पे होंगे, है ना, समझ गए ना, ये दोनों अगर ऑपोजिट साइन के हैं, जो ऊपर मैंने बताया था LP और LQ, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड के हैं
और ऑपोजिट साइन के हैं तो ऑपोजिट साइड, सेम साइन के हैं तो सेम साइड। क्लियर? चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द पॉइंट्स 1,1 -1,2 and 2,3 lies on origin side of the line 4x plus 3y equal to 5। ओरिजिन लाइन की जिस साइड ओरिजिन है और बिना प्लॉट किए हुए बताना एल्जेब्रिक, बिना प्लॉट किए हुए एल्जेब्रिक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 4x plus 3y minus 5 equal to 0। एक साइड पे ओरिजिन होगा, से 0,0 यहाँ पर है। अब इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ओरिजिन वाली साइड पे है, इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ओरिजिन साइड पे है ये पता करना है। क्वेश्चन समझ आया ना? दो आ रहे हैं। पहले तो ओरिजिन वाला साइन देखना क्या है, ओरिजिन वाला साइन देखना है 0 0 डाल के क्या आ रहा है माइनस में, -5 आ रहा है ना, नेगेटिव है कि नहीं। यहाँ पर x और y की जगह 0 0 डाल के देख लो, नेगेटिव आ रहा है तो ओरिजिन साइड नेगेटिव है। अब हमारा जो पॉइंट है 1,1 इसका देखें 1,1 का क्या साइन आ रहा है, देखना ये जो पॉजिटिव आ रहा है +2 > 0 आ रहा है तो इसका ये डिफरेंट साइड में चला गया। और -1,2 डाल के देख लो ये नेगेटिव आएगा ना, -4 -5 -9 +6 तो -3 ये नेगेटिव आ रहा है। तो सेम वाले तो ये वाला -1,2 सेम साइड पे आएगा ओरिजिनल साइड, और 2,3 का देख लो ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना, 8 और 9 17 -5 12 ये पॉजिटिव आ रहा है। तो सिर्फ -1,2 पॉइंट है तो ओरिजिनल साइड। अब तुम चाहो तो एक्चुअल में प्लॉट करके देख सकते, और ये हमने एल्जेब्रिकली करा, समझ रहे हैं ना, बिना प्लॉट किए हुए। किसी को डाउट तो नहीं? तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है पॉइंट को लाइन के रिस्पेक्टिवली अगर डिस्कस करें। -1,2 इस साइड आ रहा है इसका मतलब, और जो 1,1 है वो इस साइड जा रहा होगा, और 2,3 भी इस तरफ जा रहा है। ये दो पॉइंट इस तरफ है, ये एक पॉइंट इस तरफ। क्लियर बेटा? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ये हो गया पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलेंगे, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। किसी पॉइंट का लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। ये लाइन है, से इट इज ax plus by plus c equal to 0। किसी पॉइंट से x0, y0, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज p। ये वाला होगा ना, परपेंडिकुलर भी होगा लाइन पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना, ये पता ही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। ये सारे डिस्टेंसेस बड़े हैं, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट है, जब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला डिस्टेंस d है जो हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला लिखो, d इक्वल टू मॉड, एक तो डिस्टेंस है तो मॉड में आएगा, तो फॉर्मूला इज ax0 plus by0 plus c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस, पैटर्न देख रहे हो क्या, कैसे यूज करोगे। ये लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह क्या करना है, ये वैल्यूज प्लग इन करना है, ax0 plus by0 plus c मॉड डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का, है ना। पैटर्न समझ आ गया बेटा। दूसरा फॉर्मूला लिखो, मतलब दूसरा वर्जन, x0 टाइम्स cos ओमेगा प्लस y0 टाइम्स sin ओमेगा माइनस p का मॉड। अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म में होती, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, तो x और y की जगह तुमने वही x0 y0 ही रखना, x और y की जगह x0 y0 प्लग इन करना। और ये तब होती है अगर इक्वेशन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p हो। एक्चुअली इसका जो प्रूफ है ना वो इसी इक्वेशन को यूज करके आएगा, और वहां से ये रिड्यूस होगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुमने करना हो तो कर लो। ठीक है, हो गया बच्चों। बस आप फॉर्मूला याद कर लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर। अब जैसे क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,-1 फ्रॉम द लाइन 2x plus 5y minus 3 equal to 0. Find the shortest distance of the point 3,-1 from the line 2x plus 5y minus 3 equal to 0. तो बस फॉर्मूला यूज करो, 2 into 3 plus 5 into -1 minus 3 का मॉड, और नीचे 2² plus 5² का रूट। 6 - 5 1, ऊपर -2 का मॉड है, नीचे 25 और √29। तो फाइनल आंसर इज 2/√29। हमारा सही है बेटा, सही है बेटा सबका। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4
फ्रॉम द लाइन 4y minus 7 equal to 0 निकालो इसका 3,4 का डिस्टेंस 4y minus 7 equal to 0 से निकालो 5/4 मॉड x तो है ही नहीं तो y की वैल्यू डालनी और नीचे भी सिर्फ रूट ऑफ 4 के लिए आ गया मतलब a तो 0 है ना इसमें तो 16 minus 8 9 ऊपर आ गया नीचे a 0 हो गया ना ax plus by plus c equal to 0 क्लियर है ना ये हो गया फॉर्मूला कैसे यूज करना डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस तुम्हें याद होगा ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस इज आल्सो p और ओमेगा में p क्या होता है लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस ही होता है अब ये निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा मॉड c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस है ना ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 0 से इसका डिस्टेंस जब निकालोगे 0 0 से ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा बचा c नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b है ना और ये क्या बताएगा p की वैल्यू जो है मॉड c और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b और ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ओमेगा नहीं मैंने p निकालना सिखाया इस फॉर्मूले से p निकालने के लिए सीधा एक फॉर्मूला लगाता और लाइन की इक्वेशन होती है ना जैसे 3x plus 4y plus 11 equal to 0 उसका p निकालो तो मैंने भी स्टार्टिंग में भी बताया था p कैसे निकालते हैं यही बताया था सेम फॉर्मूला और अब डिस्टेंस फॉर्मूला से भी वही आ गई ठीक है ना समझ गए ना अब एक लाइन है और ओरिजिन मान लो यहाँ पर मैंने भी सिखाया था तुम्हें क्या करना तुमने ओरिजिन डाल के देख लो ये तुम्हारा आएगा c तो जो c का साइन होगा है ना वही तुम्हारा लाइन की ओरिजिन के साइड साइन आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी तो ये ओरिजिन से जो लाइन का साइन आएगा वो c का साइन ऑफ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है व्हाट एवर इट इज तो c का जो साइन है वही होगा इसका ठीक है तो जो pm है ये वाला इसका साइन क्या होगा साइन ऑफ दिस Opposite to C. वो डिपेंड करता है ना वो डिपेंड करेगा पीएम का साइन देख के देखना पड़ेगा अगर तो पीएम का और ओएम का साइन सेम आ रहा है ना तो फिर तो सेम साइड पे होंगे और अगर ऑपोजिट साइन का आ रहा है तो ऑपोजिट साइड पे होंगे तो साइन ऑफ पीएम इज साइन ऑफ पीएम मैंने मॉड लगाया ना और मॉड के अंदर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों केसेस है ना तो वो तुम्हारा इस वैल्यू का जो साइन होगा वही पीएम का साइन ठीक है तो जैसे साइन ऑफ सी एंड ax naught plus by naught plus c is same तो implies o and p are on same नीचे वाला तो रूट है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है इसमें तो कोई टेंशन नहीं रूट वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ऊपर वाली बस देखने तुम्हें अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है और c भी पॉजिटिव है तो ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड पे ठीक है ना जैसे फॉर एग्जांपल 5,2 with respect to the line 3x plus 4y minus 11 equal to 0 5,2 with respect to the line 3x plus 4y minus 11 equal to 0 पहले ओरिजिन देखना है कितना आ रहा है -11 नेगेटिव है ना x को 0 0 डाल के देख लो नेगेटिव आ गया और 5,2 पे देखें 15 और 8 30 -11 12 पॉजिटिव आ रहा है तो ऑपोजिट साइन है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड पे ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे ये पॉइंट तो हमने बिना लाइन को प्लॉट किए हुए है ना एल्जेब्रिकली डिस्कस कर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इसमें डाउट तो नहीं उठा यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइंस तो जैसे इसकी इक्वेशन कैसी होगी ax plus by plus c equal to 0 और इसकी इक्वेशन ax plus by plus d equal to 0 होगी याद है बताया था मैंने पैरेलल लाइंस में क्या होता है ax plus by सेम है अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है यानी कि ये वाला pm तो ये pm निकालना है ये कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे एक्चुअली ये डिस्टेंस तो सेम ही रहना पैरेलल लाइन से कहीं पर भी निकाल लो कोई भी एक पॉइंट लेके p है ना कोई भी एक पॉइंट चूज करके निकालो आराम से ये तो हमेशा सेम ही रहना चाहे तो इस पे पॉइंट चूज कर लो x को 0 डाल के y निकाल लो ना 0 कॉमा समथिंग या x कॉमा 0 ले लो कोई भी पॉइंट ले लो है कि नहीं और जो डिस्टेंस वही निकालोगे वही सबका है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया मॉड c माइनस डी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b तो बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना c और d इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस तो इसमें मैंने कैसे निकाला है कोई p पॉइंट चूज कर लिया मैंने
एनी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये पहली लाइन पे लाई भी करता है ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इक्वल टू 0। फिर यहाँ से मैंने दूसरी लाइन का डिस्टेंस निकाला और एक्स नॉट वाई नॉट को एलिमिनेट कर दिया, तो ये आएगा, ये फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूले का प्रूफ बता दिया बिल्कुल। सर मान लो पैरेलल के रेशियो वाली भी यूज करते हैं। नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई सेम रखना पड़ेगा, तो डिवाइड करके सेम रखना पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला बदल जाए वो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लिया। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही करने हैं, क्योंकि पेपर में तो टाइम थोड़ी होगा निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो, लिस्ट बनाते रहो और इसकी भी और याद करते रहो। देन इक्वेशंस ऑफ मिड पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ मिड पैरेलल। मिड पैरेलल का क्या मतलब हुआ? मिड पैरेलल का क्या मतलब हो गया? दो लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पैरेलल लाइन है। और तुमने क्या करना है कि मिड पैरेलल मतलब सेंटर में जो लाइन आएगी ना, ये वाली, इसकी इक्वेशन फाइंड, ये होगी मिड पैरेलल। हाँ एब्सोल्युटली, दोनों का डिस्टेंस सेम करेंगे, है ना, और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा तुम लिख लो डायरेक्ट। देखो ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम ही आएगा, क्योंकि पैरेलल है, तो ए एक्स प्लस बी वाई तो तुम्हें सेम रखना ही रखना। कांस्टेंट बस चेंज होगा, और कांस्टेंट हो जाएगा इनका मीन, और मीन सी प्लस डी वाई, कांस्टेंट्स का मीन। तो ये मिड पैरेलल लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम रख लो, और सी और डी का मीन रख लो, सी प्लस डी वाई। गॉट इट? जैसे करके दिखाना, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसके मिड पैरेलल लाइन इक्वेशन बताना क्या होगी। सबसे पहले तो 2x माइनस 3y और ये वाला सेम रखना पड़ेगा। सेम कैसे रखोगे? दूसरी को डिवाइड कर लो या पहले को मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम्स कर लो, हो जाएगी। पहले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6x माइनस 9y बन गया, प्लस 3 भी बन गया। तो बस अब तुम इसके बाद 6x माइनस 9y 3 प्लस 11 बाई 2, तो विच इज 7। तो इसके मिडल में जो पैरेलल लाइन आएगी वो 6x माइनस 9y प्लस 7 2y। समझ तो गए बेटे सारे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उससे रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूलाज हैं टाइप्स। अब कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स a and b from the origin is p, then prove that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा हो, एक ही बात है ना। स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है कि इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c and b from the origin is p, then prove that। अभी ट्राई करो, पहले तो ये लाइन आइडेंटिफाई करो है कौन सी है। लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c and b, ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c and b, कौन सी लाइन है ये? x by a plus y by b equal to 1। लाइन जिसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं और b, ये तो होती है, कौन सी होती है? x by a plus y by b equal to 1। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो लाइन कौन सी है ना, ये तो रखा है लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c। फिर इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से p दिया होगा, यानी कि ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो दे रखा है p। ये ना क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c and b फ्रॉम द ओरिजिन इज p। डायग्राम बन गई। अब प्रूव करो कि 1 by p स्क्वायर इक्वल इसके बराबर है। अब सोचो क्या करोगे, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे बोल दे। ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस p दे रखा है, जनरल इक्वेशन में लेट कर सकते हैं, फिर इंटरसेप्ट a and b बनाने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो डायरेक्टली हमारे पास है तो सही फॉर्मूला, फॉर्मूले मैंने लिखवा तो दिए, अब जो डाटा दिया हो उस हिसाब से क्वेश्चन यूज करा करो। ठीक है, क्या करूं बताओ तो सही। p इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था, x और y की जगह क्या डालना है, 0 0। p का क्या फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x और y की जगह 0 0 डाल दो। क्या आया, ऊपर -1 आ गया, 0 0 खत्म हो गया तो, और नीचे क्या आएगा रूट के अंदर 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by, सीधा फॉर्मूला लगाया भाई, कुछ नहीं करा। ax नॉट प्लस by नॉट प्लस c का मॉड ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस। अब देखो ये जो मैंने बनाया और जो प्रूव करना है सेम है, देखो जरा। स्क्वायरिंग बोथ नहीं, रेसिप्रोकेट करके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल और स्क्वायरिंग बस सेम टू सेम ही तो है। रेसिप्रोकल करो और स्क्वायरिंग करो, एक ही तो लाइन का क्वेश्चन है ना। पहले हमने लाइन आइडेंटिफाई कर ली, इसकी इक्वेशन x by a plus y by b इक्वल टू 1 होगी। फिर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इक्वल टू p दे रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वल टू p करना।
और सेम टू सेम आंसर। क्लियर हो गया ना आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन 3x minus 2y equal to 2 at a distance of 3 units from the line 3x plus 4y equal to 8। 3x minus 2y equal to 2 पे तुमने पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मतलब शॉर्टर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 3 यूनिट है फ्रॉम द गिवन लाइन। तो उसको समझने के लिए डायग्राम बनाओ, रफली से डायग्राम बनाओ, प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं। 3x minus 2y equals to 2, ये लाइन तुम्हारी कोई ऐसे मान लो ऐसी 3x minus 2y equal to 2। अब इस लाइन पे तुम्हें पॉइंट चाहिए होगा जिसका डिस्टेंस गिवन लाइन से 3 होना चाहिए। अब जो गिवन लाइन है, सपोज ये वाली तुम्हारी गिवन लाइन, दूसरी लाइन 3x plus 4y equal to 8, ऐसे ही होगा ना कुछ। तो पॉइंट मान लो ये है जो चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो कितना चाहिए, 3। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पूछ 3x minus 2y equal to 2 लाइन पे कौन सा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस गिवन सेकंड लाइन से इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले फिगर जरूर बनाएगा, थोड़ा आइडिया रहता है ना क्या दिया हुआ है, क्या चाहिए, कैसे सॉल्व करें, आइडिया दो। एक पॉइंट x फ्रॉम y लेते हैं लेकिन उसमें और फिर x और Condition वैल्यू हमारा इक्वेशन है और उस लाइन की इक्वेशन में से x और y की वैल्यू पुट करके डाल देंगे। आरुष तू भी बताइए क्या करेगा। आरुष यस सर। क्या करेंगे बता, आइडिया। सर एक सेकंड। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मान लो x और y की इक्वेशन को एक को मिनट 0 कर ले, क्या एक को मिनट 0 कर ले, मान लो x को मिनट 0 कर ले तो y की वैल्यू माइनस आ रहा है, तो दूसरी इक्वेशन में डाल दिया तो इक्वेशन में किसको जीरो करेंगे? कोई भी दो फंक्शन 3x minus 2y को उसमें x को 0 तो अगर x को जीरो करेगा तो ये y इंटरसेप्ट मिलेगा लाइन का। पैरेलल लाइन में तो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस सेम रहता है, अगर मान लो दो इक्वेशन की होती फिर उसमें कोई भी पॉइंट निकालते हो डिस्टेंस सेम है, पर ये तो पैरेलल लाइंस नहीं है ना। 3x minus 2y या 3x plus 4y, ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि लाइंस पैरेलल हैं। तो रहमत तू बता बेटा कैसे करेंगे? सर डिस्टेंस फार्मूला को फिर 3 से इक्वेट करके। डिस्टेंस फॉर्मूला किसमें लगाएं? ये पॉइंट रहेंगे ना हमारे पास में, तो निकालना जो हमने पॉइंट निकालना उसको लेट ना कर लूं। जो पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है उसको लेट ना कर लें, a कॉमा b ले लेते हैं इसको। तो अगर ये पॉइंट a कॉमा b है तो सबसे पहले तो ये 3a minus 2b equal to 2 सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट 3x minus 2y equal to 2 पे लाई करता है तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये तो ट्रिवियल है ना। और दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, डिस्टेंस फार्मूला वाली, वो भी दिखा दूं मैंने। तो a कॉमा b से लाइन पास होगी जाती है ना, तो लाइन की इक्वेशन में डाल देंगे। अब डिस्टेंस भी तो 3 दिया हुआ है, 3 इक्वल टू मॉड 3a प्लस 4b माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये समझ गए ना मैंने सेकंड कंडीशन कैसे बनाई है। a कॉमा b से 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का डिस्टेंस फॉर्मूला d लगा दिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मॉड में आ रही है, इसमें दो केस बनेंगे। इसका मतलब 3a प्लस 4b माइनस 8 का मॉड इक्वल टू 15, तो 3a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आई, लेकिन दो आई प्लस और माइनस। अब दो इक्वेशंस है सिंपल वाली और दो अननोन्स है a और b, है ना। तो ये तो सॉल्व करने आती है सबको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। करें सॉल्व। पहले इक्वेशन 3a माइनस 2b इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन 3a प्लस 4b इक्वल टू प्लस 15 ले लो, 15 और 8 23, एक सेट ये आ गया। और एक 3a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस ले लो, माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7। तो ये दो सेट आ गए। अब यहाँ से एक पॉइंट आएगा, यहाँ से आएगा। इन दो सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व, एक तो प्लस 15 लेके मैंने सॉल्व बनाई है और एक माइनस 15 लेके बनाई है, दोनों को सॉल्व करना। 3a माइनस 2b इक्वल टू 2 के साथ ये सारी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स अलजेब्रिकली सॉल्व की, ठीक है, अलजेब्रा यूज करना। तो अब करना अगर a कॉमा b आया क्या, पहले में तो सब्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, 3a एलिमिनेट हो जाएगा ना। 6b इक्वल टू माइनस 21, तो b इक्वल टू 21 अपॉन माइनस 6, तो कितना आ गया माइनस 7/2। 7/2 7/2 और 3। अच्छा 7/2, नहीं 3,7/2। हाँ जी, x 3 है और 7/2 है। 3,7/2। ओके, और दूसरा आंसर -1/3 -3/2। -1/3 -3। तेरे दो पॉइंट कहाँ से आ गए? अनंत हमने तो ऊपर एक ही दिखाया,
दूसरा आंसर कहाँ से आ गया? सर नीचे वो बनेगा। एग्जैक्टली, एक नीचे भी बन रहा होगा ना। यही ब्यूटी है अलजेब्रा की कि अपने आप दो आंसर आने होंगे तो अपने आप सॉल्व करके दो ही आएंगे। समझ गए बच्चों? दूसरा आंसर क्यों आ रहा है समझ गए ना? यहाँ से भी तो हो गया एक ऐसा पॉइंट जो यहाँ से डिस्टेंस 3 पे होगा। क्लियर हो गया? हाँ कराओ, अगली बताओ। रीडू कर लिया तुम लोगों ने? हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लाइज अलोंग द लाइन x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 9. Find the area of the sphere. स्क्वायर की दो साइड्स की इक्वेशन दे रखी है और तुमने इसका एरिया फाइंड करना। दोनों लाइंस को देख के तुम्हें पहले तो लाइंस के बारे में आइडिया हो रहा है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं ये, इतना तो देख सकते हो। अब दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक और ये दूसरी। एक ले लो x plus y equal to 5, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ ना, सेम टू सेम रखा। 2x plus 2y equal to 10 और ये 2x plus 2y equal to 9। So 1/8 है आंसर। हाँ, अब इसका एरिया निकालना है तो स्क्वायर तुम्हारा कैसा होगा? इस तरह का ही होगा कुछ। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? पहले शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ, ये अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी निकाल लूँ इनके बीच में तो फिर ये भी तो डी होगा ना, स्क्वायर है ना, तो एरिया डी स्क्वायर हो गया। तो डी कितना निकलेगा? 10 minus 9 का मॉड ओवर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 by रूट 8 आ गया ना। सो देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू 1 by, समझ तो गए ना? बस बेसिक एप्लीकेशन है। देखो प्रॉब्लम पता कैसे होगी, तुम्हें डायग्राम रखना है, फिर तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए, उसमें कौन से टूल्स यूज करना। जैसे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ट है ना, डी निकालोगे तो साइड में चल जाएगी। पैरेलल लाइंस है ना, एडजस्टमेंट कैसे होगा? एडजस्टमेंट तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होती है ना, ये परपेंडिकुलर थोड़ी। बेटा ये मैं बताया था ना कैसे पहचानना है, दोनों की स्लोप सेम है ना। ax plus by सेम अगर होता है, लाइंस पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होंगी तो एक की ax plus by होगी, दूसरे की bx minus by होगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? देन अगला आर्टिकल है इंटरसेक्टिंग लाइन। दे इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस इंटरसेक्ट करती है। ये तो ऑब्वियसली व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तुम्हें याद होगा यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है ना, 10th में पढ़ा था ना, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। एक्चुअली इसमें स्लोप्स डिफरेंट है ना, इसमें स्लोप्स जो है वो डिफरेंट है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो स्लोप्स डिफरेंट होगी। मतलब अगर कोई भी दो लाइंस हो है ना, इन दोनों की जो स्लोप है वो कभी भी सेम नहीं होगी। अगर सेम होगी तो पैरेलल हो जाएंगी, और नॉन पैरेलल लाइन से तो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, तो बेसिकली कॉमन x, y निकालना होता है ना, कॉमन x, y। इसमें तुमने 3 मेथड सीखे होंगे। एक तो एलिमिनेशन था। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो ये थर्ड वाला सबसे बेस्ट है ना। तो दो लाइंस को सॉल्व करना होता है, एक्स और वाई के लिए निकालनी होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व प्रेफर करें। तो वैसे कोई भी मेथड लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं इसका। साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर गिवन बाय 3x plus 11y minus 65 equal to 0, 5x plus y minus 39 equal to 0, minus x plus 5y plus 13 equal to 0, and 11x minus 3y plus 65 equal to 0. Find the vertices. मेरी साइड दी है सारी। सर 2 सेकंड थोड़ा ऊपर कर दोगे? तो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स ऑर्डर में दे रखी हैं। ठीक है, तो इनके वर्टिसेस फाइंड। एक फिगर कॉमन बना लेते हैं सारे में, ताकि आंसर सबका एक जैसे ही रहेगा। ए बी सी एंड डी। ए बी की इक्वेशन ले लो, 3x plus 11y minus 65 equal to 0। बी सी की ले लो, 5x plus y minus 39 equal to 0। इसकी minus x plus 5y plus 13 equal to 0। और फाइनली 11x minus 3y plus 65। सब लोग ये लेबलिंग कर लो ए बी सी डी की। अब बस तुमने ये ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने।
फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना सबको, है ना? क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। अच्छा ये परपेंडिकुलर, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब पॉइंट ऑफ व्हाट इज एंगल के बारे में कोई डिस्कशन क्या कोई पॉइंट नहीं है ना यहाँ पर, है ना? ये वैसे हाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एंगल 90 डिग्री पर इसका कोई बेनिफिट है। मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, मैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स -4,7 ठीक है, यस करेक्ट है, -4, दो इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है फॉर द पॉइंट ए। और ए पॉइंट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा? कौन सी दो इक्वेशंस को? इन दोनों को, AB और AD 3x plus 11y minus 65 equal to 0 and 11x minus 3y plus 65 equal to 0। इन दोनों को सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि तुम्हारे a के वर्टेक्स हो जाएंगे। इन दोनों लाइंस को जब सॉल्व करोगे, जो a से जा रही है, तो a मिल जाएगा तुम्हें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइंस स्पेस में है ही नहीं, ये तो परपेंडिकुलर लाइंस वाला है। ये परपेंडिकुलर लाइंस है, पर उसका यहाँ पर कोई ज्यादा यूज तो है नहीं, जस्ट ऐसे ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब एक एक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो दोनों को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हारे पास तीन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देख लो कैसे करना है। वैसे इसको सॉल्व करने के लिए शायद तुमने 10th में कराओगे, इन दोनों को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना? थोड़ी इक्वेशन सिंपल बन जाती होती है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 14x प्लस 8y इक्वल टू 0 आ रहा है ना? तो यहाँ से 7x प्लस 4y इक्वल टू 0 मिल गई। एंड सब्ट्रैक्ट करूं तो -8x प्लस 14y, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -130 इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? -7x -4x प्लस 7y -65 इक्वल टू 0। तो वैसे कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं इससे, है ना? तो ज्यादा बेनिफिट तो होगा इससे। चलो सिंपल तरीके से सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x अपॉन y अपॉन -y अपॉन 1 अपॉन, यहाँ इसमें डायरेक्ट साइन भी चीज कर। तो 65 इंटू 11, ये कितना हो गया? 5 11 715, और माइनस इसमें हो गया 195, ठीक है? y के नीचे आ जाएगा माइनस में -815 और -195, और इसमें आ गया -9 -100। तो देखना अब x के नीचे कितना आ गया भाई? वो तो 0 2 520, नीचे ऐड हो गए 5 5 10 11 2 910 -130। x की वैल्यू आ गई 520 बटा -130, और ये -910 और -130। x की वजह तो -4 आ रही है ना, और ये 7 आ रही है, y की वैल्यू 7। तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4, दो इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व कर लो, है ना? तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th में था ना? कौन सी पहला चैप्टर देयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टी मेथड देना चाहिए। कराया ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कराया। कि फिर मैं लिख देता हूँ, ये बड़ा यूजफुल है, हम लोग तो ज्यादा नहीं यूज करेंगे। लिख लो इसको ना। इसके लिए ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है? तो तुमने क्या करना है कि x के नीचे माइनस y के नीचे और 1 के नीचे ये रेशो बनती है, ठीक है? ये तीन नंबर ऐसे। अब x के नीचे वाला नंबर पता कैसे निकालना है? ये वाला कॉलम छोड़ दो, x वाला कॉलम छोड़ दो, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। x वाला कॉलम छोड़ के जो बचा हुआ है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस b2 c1। अब माइनस y के नीचे y वाला कॉलम छोड़ दो और सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 c2 माइनस a2 c, और 1 के नीचे c1 c2 वाला कॉलम छोड़ दो और पहले दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा पहले दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म। ये पहले दो का क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई? -a2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर सेकंड में -y क्यों लिखा? इसका वो रूल ऐसे, ये रूल यही होता है, -y ऊपर रखे और नीचे a1 c2 माइनस a2 c। यहाँ नीचे वाला साइन चेंज कर दो, ऊपर प्लस y रख लो और नीचे चेंज कर दो, a2 c1 माइनस a1 c2, दोनों में से कितने? बड़ा ही रूल है।
इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आई गेस 7,4 आ रहे होंगे ना, बी के आई गेस 7,4 है, चेक करो बेटा सॉल्व अब सारे। बी के लिए तो मैं ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा, बी के लिए अब ये वाली इक्वेशन रोज सॉल्व करोगे तो बी मिलेगा, है ना। और सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर दो। बी के कोऑर्डिनेट 7,4 आ रहे हैं, सॉल्व कर 5 ये आ रहे, सेटिस्फाई भी तो कर रहे हैं। बी को पुट करके देख लें, तब तो 35 35 4 39 39 माइनस 39 0, 7,4 सही है आंसर। दोनों को सॉल्व करो ना, दोनों लाइंस को करा ही नहीं। और ऐसे ही तुम्हारा सी और डी भी आ रहा है। अब ये कर लेना उसमें तुम लोग ना सॉल्व, ये 8, -1 और डी आएगा -7, ठीक है। मैंने आंसर लिख दिए, तुम लोग सॉल्व करके देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिटर्मिनेंट में बना के दे देता हूँ, b1 c1 b2 c2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी b1 c2 माइनस b2 c, ये ऑर्डर। सर यस, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी डिटर्मिनेंट जैसे ही है, बिल्कुल जैसा। डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म। तो अगर वो सॉल्व करना आता है तो फिर वो हो जाएगा। और ये मैंने वैसे डिटर्मिनेंट से ही किया है, बट अभी तुम लोग प्लस 2 में जाके पता चलेगा। सर फिजिक्स में करा है। ठीक है सर, यूज कर सकते हैं। हो गया बच्चों, कंसेप्ट समझ आ गया ना बेटा सबको, है ना। अब तुम्हारी आई थिंक आई गेस एनसीईआरटी सारी हो जाएगी, है ना। बस यही था, इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। एनसीईआरटी में ज्यादा दिया भी नहीं होगा, और तुम पूरी कंप्लीट कर लो, है ना, 2-3 दिन में। और मिसलेनियस भी कर लो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। तो आधी भी करके मैं डाउट्स ले लेता हूँ, हाफ ऑफ करके, है ना। हाफ एक क्लास में, हाफ दूसरी क्लास, और टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे अपनी बात। मतलब बेसिक्स तुम्हें पढ़ा दिया ना, शेड टाइम का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन टाइम पढ़ाना है ना, वो अब आगे चलता रहेगा साथ साथ।